you would want to know from me? मैम द फर्स्ट थिंग इज, मैम पहले तो आप बताइए, आप खुद से बताइए मैम कि आप क्या काम करती हैं और कैसे करते हैं। ओके, मेरा जो प्रोफेशन है वो मेंटल हेल्थ केयर का है। जी मैम। और इसे अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें इस फील्ड में, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी का जो फील्ड होता है, जी मैम। और क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो फील्ड आता है, उससे मैं रिलेटेड हूँ। ओके मैम। ठीक है, तो ब्रॉडली इट इज अप्लाइड साइकोलॉजी which deals with the applied aspects of whatever we have learned in the psychological theories etc. यस तो मैम। इसको हम जब कहीं पेशेंट्स के साथ डील कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल पॉपुलेशन भी जो कि किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज से टेम्परेली गुजर रही होती है, जी उनके मैम। साथ जब हम डील करते होते हैं, तो मेंटल हेल्थ केयर का फील्ड सब फील्ड होता है। उसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में मैं डील करती हूँ। ओके मैम। तो इसके अंदर बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो ये है कि फर्स्ट आई हैव टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ whoever comes to me as a client. ओके मैम। तो उसके अंदर केसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो मैम फ्रॉम वेरी रेगुलर मेंटल हेल्थ यस मैम। प्रॉब्लम्स जैसे कि एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स हो, या फिर एंगर कंट्रोल प्रॉब्लम्स हो, ओके या मैम। फिर मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, या फिर एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, यस मैम। या इस तरीके की प्रॉब्लम्स, क्लिनिकल केसेस जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी, और रोजमर्रा में जो दिक्कतें आती रहती हैं, लोगों को एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब डील करती हूँ। यस मैम। तो द फर्स्ट पार्ट इज कि मुझे असेस करना पड़ता है जो मेरे पास लोग आते हैं, कि उनका प्रॉब्लम का एक्सटेंट क्या है, उनकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ओके। तो सबसे पहले केस स्टडी बनाना पड़ता है, जिसमें जो भी आते हैं मेरे पास उनकी सोशियो डेमोग्राफिक हिस्ट्री लेनी पड़ती है, कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस टाइप का सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड है उनका। ठीक है, उसके बाद जो उनकी चीफ कंप्लेंट्स होती हैं, व्हाट आर द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, की वो मेरे पास क्या कंप्लेंट्स लेकर के आए हैं जिसमें उनको मेरी हेल्प की जरूरत है। जी मैम। उसके बाद जो कंप्लेंट्स हो रही होती है वो कब से आ रही है, उसकी प्रॉब्लम की हिस्ट्री लेनी होती है। ओके मैम। तो हिस्ट्री में ये देखती हूँ मैं कि भाई कब से ऑनसेट हुआ प्रॉब्लम का, स्टार्ट कब हुई, और जो दिक्कतें हैं वो ग्रेजुअली आई या फिर एकदम से आ गई हैं, और वो दिक्कतों का एक्सटेंट कितना है, उससे दिक्कत कितनी हो रही है, व्हाट इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट दैट इज कॉज्ड टू दैट पर्सन बिकॉज ऑफ हिज problems, his or her problems. So on the basis of that history, so I take the chief presenting complaints and then I take the history of the problems, and then I analyze the stressors or the factors which are suppose like कुछ क्या चीजें हैं जो which have precipitated the problem. ओके मैम। लाइक जैसे कभी क्या होता है कि फैमिली में सपोजिंग देयर इज किसी की डेथ हो गई है फैमिली में, योर लव्ड वन, उसकी वजह से काफी बार ये प्रॉब्लम्स प्रेसिपिटेट हो सकती हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो स्टैटिक नहीं रहते होते, जैसे जैसे सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जैसे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, उसके हिसाब से वो हमारे इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं। यस मैम। तो काफी बार क्या होता है कि एक कॉज मिल जाता है कि भी एक नेगेटिव कोई सिचुएशन हुई, कोई ट्रेजेडी हुई, जी तो उसके बाद प्रेसिपिटेट होगी प्रॉब्लम। सो हैव टू सी कि व्हाट लेड टू द प्रॉब्लम, व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि इमीडिएटली कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन चाइल्डहुड से ही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है। लाइक किसी का कॉन्फिडेंस लो होता है, वो बचपन में शायद उसको इस टाइप के सिचुएशंस में रहा हो, वो इंसान जो कि उसको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता हो, या सब लोग उस पर थोड़ा डाउट करते हो कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो दैट पर्सन एंड्स अप हैविंग डाउट्स अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, राइट? तो उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये सब चीज एनालाइज करना पड़ता है बेसिकली कि भाई ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। ये क्या उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आ रही है कि वो पेरेंट्स ने कैसे अपब्रिंगिंग की, किस टाइप का स्कूल था, कैसे फैमिली थी, क्या सिचुएशंस थी, कैसे फ्रेंड्स थे, उनकी पर्सनालिटी में है कोई दिक्कतें, या फिर कोई सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करके उसके फैक्टर्स को देखा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज
ओके ओके। मैम। उसके बाद ये कॉजेज को, सब चीजों को एसोसिएट करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिसमें वी ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन उसकी प्रॉब्लम के साथ। ओके मैम। तो उन सब चीजों के लिए जो है, दिस असेसमेंट इज नेसेसरी। So this is the part where I use certain tests also of personality assessment और emotional functioning की assessment के लिए। ठीक है मैम ये तो आप कैसे टेस्ट यूज करते हैं? साइकोमेट्रिक टेस्ट? हाँ बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। मैम मैं ये पूछ रही थी कि किस तरह का टेस्ट यूज करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट? हाँ, ये जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, ये बेसिकली वही साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। जी तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं और प्रोजेक्टिव भी होते हैं। तो उसमें इनडायरेक्टली आप असेस कर रहे हो, ये आप बताते नहीं हो किसी पेशेंट को कि क्या आप असेस कर रहे हो। स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस नहीं होते हैं खाली। जी मैम। तो हाँ हाँ। लाइक सम पिक्चर इज शोन टू देम, सपोजिंग एक इंक प्लॉट है, एक इमेज है, उसके अंदर बोल रहे हैं कि व्हाट आर यू एबल टू सी इन दिस इमेज। और या तो एक इमेज दिखा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि फ्रेम अ स्टोरी, इस इमेज को देख करके कोई स्टोरी आप बनाइए जिसमें कोई हीरो भी है, जिसके अराउंड ये स्टोरी चल रही है। ओके मैम। तो ऐसा नहीं होता है डायरेक्टली कि भाई स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि हाउ डू यू फील अबाउट सर्टेन थिंग्स। ये वाले तो होते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। और काफी बार पेशेंट से इनडायरेक्टली बहुत कुछ हम जान पाते हैं ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की वजह से। ओके मैम। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट होता है, रॉर्शा का टेस्ट होता है। तो उससे हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप एक इमेज देख रहे हो, उस इमेज के अंदर आपको स्टोरी कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आप पूरा इलैबोरेट करते हो कि व्हाट द स्टोरी, मतलब हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इसमें और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये इस कैरेक्टर की स्टेट कैसी है, उसको कैसा लगता है, अंदर से कैसा फील होता है। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। दीज आर इनडायरेक्ट मेजर्स। ओके मैम। एंड सम मेजर्स आर डायरेक्ट मेजर्स, लाइक स्ट्रेट अवे जो ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं। क्वेश्चंस में बेसिकली पेंसिल एंड पेपर वाले टेस्ट होते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ उसके, जैसे सपोजिंग बोलेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट डज दिस अप्लाई टू यू, रेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। तो उसमें कोई स्टेटमेंट होता है, सपोजिंग ये होता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अगर तो बहुत ज्यादा आता है तो आप उसमें डाल दोगे 5, और अगर बिल्कुल कम आता है तो आप इसमें डाल दोगे 1। या फिर येस एंड नो आ जाता है कि मुझे नहीं आता या आता है। तो इस तरीके के येस एंड नो वाले या फिर रेटिंग स्केल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। और पर्सनालिटी असेसमेंट की काफी सारी इन्वेंटरीज होती हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उस इंसान के अंदर इंट्रोवर्टिज्म कितना है, एक्सट्रोवर्टिज्म कितना है, उस इंसान की इमोशनल फंक्शनिंग कैसी है, उसके एस्पेक्ट्स को देखते होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे न्यूरोटिसिज्म देखते होते हैं, जैसे एंजाइटी होती है कई लोगों को, जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, या ज्यादातर उनका मूड लो रहता है, उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं। ये सारी चीजें शायद हम सब में थोड़ी थोड़ी होती हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा बन जाती होती हैं और हमें प्रॉब्लम्स कॉज करने लग जाती हैं। तो ये बेसिकली कैटेगरीज नहीं है, जी मैम। डायमेंशन है कि इस डायमेंशन पे सपोजिंग 1 से लेके 10 तक पे, सपोजिंग मेरा स्कोर आता है 6 और मान लीजिए आपका स्कोर आता है 4, किसी का स्कोर आता है 2। तो डिपेंड करता है भी उसके अंदर वो चीज कितनी है। सपोजिंग मैंने आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रख दिए कि आपको जल्दी घबराहट होती है, या आपको पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, या कुछ भी, आपको पोएम्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसमें आप मुझे बताओगे कि क्या आपके ऊपर क्या अप्लाई करता है ये। उसके हिसाब से फिर हम देखते होते हैं कि इस डायमेंशन पे इस पर्टिकुलर इंसान का क्या स्कोर है, उसके अंदर ये चीज कितनी आई है। ओके मैम। राइट। यस। तो इस तरीके से हम असेसमेंट करते होते हैं ताकि
इंटरव्यू तो हम लेते ही होते हैं डिटेल्ड, उसके अलावा जो ये असेसमेंट होती है उससे हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली आइडेंटिफाई होता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं। एक इंसान की पर्सनालिटी, क्योंकि हम सबकी अलग अलग होती है, तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि यस उसके मैम। क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, राइट। यस मैम। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे रेटिंग स्केल्स हैं, बहुत सारी इन्वेंटरीज हैं। आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, अपने बॉडीली सेल्फ के बारे में क्या सोचते हो, मतलब आप अपने बॉडी की ब्यूटी, अपने बॉडी की इमेज से कितने सेटिस्फाइड हो, क्या सोचते हो। आप अपनी एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे रखते हो, आपको लगता क्या है कि भाई आप में कितनी पढ़ाई का गुण है, या आपकी हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है आपके दिमाग में। तो अलग अलग हम चीजों को इंटरोगेट करके देखते होते हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं, दीज आर बेसिकली डन टू गेट अ क्लियरर आइडिया ऑफ व्हाट द पर्सन इज ऑल अबाउट and the aspects of their social, emotional and psychological functioning. यस मैम। Right? इसके बाद आता है काउंसलिंग का काम। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, बहुत सारे फैक्टर्स पता लग गए, देन काफी बार क्या होता है कि हम कोप नहीं कर पा रहे होते, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हमें लग रही होती हैं कि वी गेट ओवरवेल्म्ड और हम कोप अप नहीं कर पा रहे होते, हमें रोना आने लग जाता है या हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। कई लोग मुझे बताते हैं कि भाई मैम हम काफी कोशिश करते हैं कंट्रोल करने के अपने थॉट्स को, बट दीज थॉट्स कीप कमिंग, दीज आर नेगेटिव थॉट्स, और हम जैसे ही खाली बैठते हैं दिस इज लाइक अ रेडियो दैट टर्न्स ऑन। यस मैम। और इतनी ज्यादा बुरी फीलिंग्स हो जाती हैं कि हमें, सपोजिंग some people tell me that they feel like banging their head, or they even start having some problems like having suicidal thoughts also, or any other extreme behavior, extreme problems. So इंसान को सबसे पहले इंटरोगेट करने के बाद थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ता है अपने अंदर। और उसके बाद काफी सारी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की थ्योरीज होती हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जी मैम, जिसमें हम कॉग्निशंस के साथ डील करते हैं। कॉग्निशन मतलब थिंकिंग प्रोसेसेस कैसी हैं। यस मैम। तो थॉट प्रोसेसेस में काफी बार क्या होता है कि हमारी कुछ थॉट्स के अंदर डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं। यस मैम। Like we are not able to think clearly, or we have certain problems associated with the clarity of our thinking. यस मैम। जैसे एक होता है ओवर जनरलाइजेशन। सपोजिंग आई एम एन इंडिविजुअल और मेरे साथ एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम हुई कि आई हैड एन अफेयर विद समबडी, सम गर्ल, और उसने मुझे डंप कर दिया। यस मैम। उसके बाद मैंने एक जनरलाइज कर दिया कि सारी लड़कियां ही खराब होती हैं। यस मैम। यू नो, तो आप एक केस से इतनी सारी जितनी वर्ल्ड की लड़कियां हैं सबके लिए आप कह देते हो कि भी सारी खराब होती हैं। आपने ओवर जनरलाइज कर दिया। आपने देखा ही नहीं कि भाई और भी लोग हैं। आप एक बात से कैसे जनरलाइज कर सकते हो, राइट? हाँ। और उससे आप फिर दुखी रहने लगे कि अब तो मेरी लाइफ में सब कुछ ही बुरा होगा क्योंकि एक इंसिडेंट बुरा हो गया। अब तो मेरी लाइफ में तो सब कुछ ही बुरा होता है। मान लीजिए 5-6 चीजें इकट्ठी बुरी हो गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, लाइफ इज नॉट फेयर विद मी। तो ये सब चीजें जो होती है हमारी थिंकिंग के ऊपर है। तो हम लॉजिकली नहीं देख पाते होते हैं, इमोशंस में बह जाते होते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, वही कि ऑल और नन थिंकिंग कि या तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए या फिर जरा सा भी कुछ हुआ तो नथिंग इज गुड। यस मैम। इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये डिप्रेशन कॉज करती होती हैं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके की एस्पेक्ट्स होते हैं। जी मैम। तो ये हम लोग एज साइकोलॉजिस्ट क्योंकि इतना इसके बारे में पढ़ के आए होते हैं, अपनी तरीके से हम उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करते होते हैं और यूनिकली मतलब हर पर्सन के हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को हमको टेलर करना पड़ता है कि उसके हिसाब से उसको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से हम समझाते हैं। जी मैम। तो इसके अंदर थेरेपीज होती हैं जिसमें पर्टिकुलर थेरेपीज होती हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज वेरी गुड फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज। तो दिस इज व्हाट आई बेसिकली डू। और काउंसलिंग होती है काफी सारी जो कॉमन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको गाइडेंस देनी है। सपोजिंग कोई आया है कि जी 12th के बाद मुझे किस टाइप का करियर चाहिए, तो दैट इज करियर काउंसलिंग। या फिर कोई कपल आया है उसे अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है मैरिज के बाद, तो दैट इज मैरिज काउंसलिंग। या कोई किसी को अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन लगता है कि मैं आई एम गे,
Yes, और ma'am. इस केस से रिलेटेड उसको एंजाइटी हो रही है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, Yes, ma'am. तो उसके लिए स्पेशल, मतलब दीज आर स्पेशल केसेस, और हर एक केस के हिसाब से अलग अलग टाइप की काउंसलिंग प्रैक्टिसेस रिसर्च बेस्ड पाई गई हैं कि भाई दीज आर गुड, Yes, और उसको हम मिक्स करते होते हैं। मैं एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं यूज करती होती। yes, ma'am. तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द केस, Yes, we ma'am. basically try to formulate a plan which works well for the client. Yes, ma'am. जी मैम. जी, so this is what I do. Okay, ma'am. और बताइए। मैम तो आपने मुझे इतना अच्छे से डिटेल में बताया अपने काम के बारे में। मैम अब जी, जब आप ये काम कर रहे थे मैम, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है? सबसे पहले तो बचपन से ही यस अ, मुझे लगता है कि आई पर्सनली फील दैट आई एम अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, यस मैम. एंड आसपास जितनी भी whatever is happening around me, उसमें मुझे लोगों की लाइफ के अंदर जनरली वो लगता था कि कोई क्या फील करता होगा अंदर से। यस मैम. सपोजिंग किसी के साथ बहुत एम्पैथी हो जाती थी कि Yes, भाई इनके सिचुएशन में ऐसा कर रहा होगा, क्या लगता होगा इनको अंदर से, किस टाइप के थॉट्स आते होंगे। यस मैम. सो ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना। जी मैम. तो हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, और ऑल ऑफ अस आई थिंक वांट टू फील अंडरस्टूड, यस मैम. राइट। जैसे ही हमको कोई समझ लेता है, वी फील सो रिलीव्ड, वी फील गुड दैट Yes, समबडी ma'am. इज विटनेसिंग आवर लाइफ। हमें अच्छा लगता है हमारे थॉट्स को कोई समझे, इमोशंस को कोई समझे। जी. तो ये सब चीजें मुझे अपील करती थी। एंड वैसे आई एम इनटू म्यूजिक एज वेल, और मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, +1 +2 तक मेरे पास मेडिकल था, Yes, साइंस ma'am. साइड थी। तो उसके साथ साथ मैं साइकोलॉजी में बेंट तो था ही, और Yes, उसके ma'am. अलावा मुझे म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट सीजन था इंडियन आइडल का, Yes, ma'am. तो मैं दिल्ली में ऑडिशंस देने गई, जी मैम. और वहाँ पे समहाउ मैं सिलेक्ट हो गई, तो मैं बॉम्बे भी गई। फिर Okay, मेरा ma'am. प्लान ये हुआ कि आई शुड टेक समथिंग कि मैं म्यूजिक भी चला पाऊँ। तो Okay, मैंने ma'am. मेडिकल कॉलेज में ना वो PMT नहीं दिया, एंड आई टुक अप साइकोलॉजी। आई Okay, एनी ma'am. वाज रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी बुक्स, ये सब तो मैं पढ़ रही थी, मतलब मेरी पढ़ाई का हिस्सा नहीं था। ऑफिशियली तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रही थी, बट आई यूज्ड टू स्टडी साइकोलॉजी की बुक भी CBSE की उठा के पढ़ती थी मैं। जी मैम. सो देन आई फाइनली टुक द स्टेप कि भाई मेरे को साइकोलॉजी लेना चाहिए, और साथ में बिकॉज आई गेट टाइम ऑल्सो फॉर द परस्यूल ऑफ माई म्यूजिक ऑल्सो। Yes, ma'am. That thing about being interested in observing the life around me, not just humans, animals का behavior भी, मतलब जनरली इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों में, तभी ma'am. इंसान शायद परस्यू करता है। Yes, ma'am. प्लस इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ satisfaction to be able to be of जी मैम. help। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था कि I should be able to use this theoretical knowledge and practical knowledge to help people। Yes, ma'am. तो इस तरीके के प्रोफेशन में आ गई। आई थिंक एक बेसिक सेंसिटिविटी होती है जो कि शायद आपकी पर्सनालिटी में होती है, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट, इट्स समथिंग दैट यू बॉर्न विद। Yes, ma'am. बाद में इनकलकेट नहीं कर सकते, शायद आपके अंदर होती है या नहीं होती है। Yes, ma'am. तो दिस वाज इट। और मैंने अपनी सेंसिटिविटी को देखा कि मैं इसको चैनलाइज करूं ठीक से, Yes, तो ma'am. दैट इज व्हाई आई टुक अप साइकोलॉजी। Okay, ma'am. और बताइए। जी मैम. तो मैम इस फील्ड ऑफ वर्क में आपको मतलब अब तो आपको काफी साल हो गया होगा प्रैक्टिस करते हुए मैम. I got employed in 2010, so now it's about 9 years. अबाउट 9 years. ओके मैम. जी। तो मैम आपकी जर्नी कैसी रही है मैम, मतलब स्टार्टिंग में आपको कैसा लगता था जब आप काम करते थे और अब कैसा लगता है? मतलब मैं साइकोलॉजी ये मैम करने आप से पहले जी मैम. बहुत जी, हाँ बताइए। नहीं मैम आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे. ओके, मुझे अच्छा लगता है, और इस काम को करने से पहले भी मैंने एक्सपोजर लिया अपनी इंटर्नशिप में भी, ओके मैम. और मैंने पाया कि मेरी पर्टिकुलर पर्सनालिटी कैसी है। Okay, ma'am. क्योंकि
सबसे पहले तो आप सेल्फ एनालिसिस करते होते हो, Yes, ma'am. and once you are able to sort of understand the workings of your own mind, Yes, ma'am. then I think you make the decision कि हम इसको परस्यू करेंगे. तो मैंने Okay, देखा कि मुझे सबसे पहले तो एक बाउंड्री सेट करना था कि कितने मुझे वर्किंग आवर्स देने हैं. Yes, ma'am. सो फर्स्ट डे से ही ऐसे किया कि टाइमिंग अपना एक बांध दिया Yes, ma'am. जिसमें मुझे 4 to 5 आवर्स ही देने होते हैं. मैं उससे ज्यादा काम नहीं लेती होती हूँ. Yes, ma'am. तो या फिर एक दिन में मान लो मैक्सिमम यही हो गया कि 5 से 6 लोग मैक्सिमम, Okay, ma'am. और बहुत ज्यादा इस तरीके नहीं आप तोल ले सकते. यू हैव टू सेट अ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ कि इतना काम ह्यूमनली पॉसिबल है. और मुझे पता है कि ये एक फील्ड ऐसी है, देयर वर्किंग विद पीपल विद डिस्टर्बिंग इमोशंस. Yes, ma'am. So at the end of the day, to be of help to somebody, I need to be able to maintain a good mental health myself. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. तो उसके लिए पहले मैंने स्टेप्स ले लिए ताकि मुझे दिक्कत कम से कम हो. हालांकि द ड्रॉबैक इज दैट काफी बार सब चीजों लेने के बावजूद भी यू डू गेट अफेक्टेड, बिकॉज आइडली तो ये होता है कि यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड आपको जितनी फिल्टर्स लगानी है, मतलब अपने दिमाग में आपने थोड़ी देर बात की, लोगों की प्रॉब्लम सुनी, काउंसलिंग साइकोथेरेपी की, एंड देन यू आर बैक होम. Yes, ma'am. बट वी आर नॉट मशीन, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं. और ऐसे सब इतने स्ट्रिक्टली कोई इस चीज को नहीं कर पा सकता कि इमोशनली बिल्कुल भी अफेक्टेड ना हो. ये बहुत ही इमोशनली एक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमोशनल वर्क. Yes, ma'am. ये जो मेरा काम है. Yes, ma'am. तो इसमें क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है, आपको बहुत इन्वेस्टेड होना पड़ता है. Yes, ma'am. जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उसकी लाइफ के अंदर उसकी सारी चीजों को समझने में बहुत ma'am. इन्वेस्टेड होना पड़ता है. इट टेक्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो आपको एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी यूजफुल, मतलब ma'am. आप उनके लिए हेल्प कर पाओ. सो इसके लिए थोड़ा सा बाउंड्री सेटिंग करना पड़ता है. Yes, ma'am. उसमें ये होता है कि जब भी थोड़ा सा ओवरवेल्म ज्यादा लग रहा हो, देन आई टेक अ ब्रेक Okay, टू ma'am. रिजुविनेट माई सेल्फ. ऐसा नहीं करती मैं. प्लस आई हैव चोजन प्रैक्टिस, जो मेरा है वो प्राइवेट प्रैक्टिस है. मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ मैं, एंड देन आई एम नॉट लाइक फिक्स ड्यूटी आज नहीं कर रखी अपने मैंने. Okay, ma'am. हाँ, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज बर्नआउट होता है हम लोगों के प्रोफेशन में तो बहुत ज्यादा होता है. Yes, ma'am. बिकॉज आप इतने सारे डिस्टर्बिंग इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं. अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. तो ये सब साथ में जब चल रहा होता है तो काफी बार ऐसा होता है कि कोई केस है, सपोजिंग कोई डिप्रेशन का केस है, जी मैम. और काउंसलिंग साइकोथेरेपी करते करते मैंने देखा कि वो अपना सेल्फ हार्म कर रहे हैं, अपने आप को काट रहे हैं, या सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं. जी मैम. या किसी ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, अचानक से हार्ट अटैक हो गया. जी तो मैम. ये सब चीजें सुन करके वी डू गेट अफेक्टेड. एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स विद लॉट्स ऑफ इमोशन. एंड ये सब चीजें जो होती हैं आपको ओवरवेल्म करती हैं. तो आपको ब्रेक्स की जरूरत है, और आपको अपनी टाइमिंग को एक बनाना पड़ेगा कि भाई इतना टाइम मुझे देना है इस चीज के लिए, इतना टाइम देना है खुद के लिए, इतना टाइम देना है फैमिली के लिए. तो मैंने ये अपनी तरफ से स्ट्रक्चर किया. जी एंड हाँ. फॉर्चुनेटली जब भी ऐसे ओवरवेल्म में फील करी हूँ, उसके बाद मुझे रिबाउंड करने में इतना टाइम नहीं लगता होता, Yes, ma'am. बिकॉज आई हैव बीन वेरी कॉशियस इस चीज में. तो फर्स्ट डे से ही मैंने डिसाइड किया कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं इस चीज के लपेटे में नहीं आना चाहिए मुझे. जी हाँ. So these are the measures that I took to compartmentalize my time, to devote only specific hours of time to the patients, and to take breaks in my work, and to take out time for my own rejuvenation. Okay, ma'am. So हाँ, बताइए मैम. पहले तो मैं 2 चीज पूछना चाहूंगी कि ये आप मतलब आप जब लोगों से बात करती हैं तो मैम क्या आपको आप ऐसा. रिपीट करेंगे एक बार. जी मैम. जी मैम. मैम मैं ये पूछ रही थी कि जब आप लोगों से बात करती हैं, जैसे आप खुद बता रही हैं कि इमोशनली डिस्टर्बिंग काफी चीजें बताते हैं लोग, हाँ हाँ. तो मैम ऐसा हो सकता होगा ना कि यू टेंड टू आइडेंटिफाई विद दोज पीपल, या फिर अगर ज्यादा आप जैसे अगर सेंसिटिव हो तो आप कैसे कैसे
हाउ डू यू कीप इट, हाउ डू यू से कि ये सिर्फ मेरा प्रोफेशन है, मुझे इस चीज को सेपरेट रखना है? यही होता है. दिस कम्स विद मेच्योरिटी ऑफ कोर्स. यस मैम. आपको यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. यस मैम. अब किसी की प्रॉब्लम सुलझाने बैठे हैं, हम खुद ही प्रॉब्लम में आ गए हैं एंड उसके साथ साथ ही रोने लग जाते हैं, उसके साथ साथ ही चीखने लग जाते हैं, यस तो मैम. दैट वुड नॉट सॉल्व एनीथिंग, राइट? यस मैम. तो सबसे पहले तो एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अब क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम से पार करने के लिए, इसमें क्या हेल्प ऑफर की जा सकती है, जी व्हाट मैम. कैन बी डन. जी और मैम. जितनी हमारे अंदर वीकनेसेस हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते होते हैं, उस तरीके की अंदर स्ट्रेंथ का भी रिजर्वायर होता है हर इंसान के अंदर, जी मैम. और वो अंदर से ही निकल करके आता है. तो experiences make you like they give you this kind of psychological growth also. जी मैम. प्लस एक पॉजिटिव एक आउटलुक भी बनता होता है. ये जो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, इसके बारे में हम बहुत पढ़ते होते हैं कि क्यों हो गया ये, क्या चीजें हो गई हैं, अब इससे निकलने के क्या रास्ते हैं. यही चीज के बारे में पढ़ाई करते होते हैं कि क्या रास्ते क्या है इससे निकलने के, व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन. और कोई इंसान जब आया है हम पे फेथ करके अपनी प्रॉब्लम्स बताने, तो हम उसी नॉलेज पे फोकस करते हैं और उसकी लाइफ को एक रिसर्चर की तरह भी देखते होते हैं. ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी मेंटेन करनी पड़ती है. सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज के साथ स्वेड, मतलब यू गेट स्वेड बाय द इमोशंस दैट आर देयर. यस मैम. It is to be able to maintain, to be able to regulate your emotions, to be able to sort of understand where the emotions are coming from, to be able to bear discomfort. कभी कभी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप उससे बचने के लिए बहुत कुछ चीजें कर रहे होते हो. तो लेट द इमोशंस एंड फीलिंग्स वॉट एवर इज अराइजिंग इन द मोमेंट, इसको लेट इट पास. ओके मैम. एंड विदाउट गेटिंग स्वेड बाय इट. दिस इज अ प्रैक्टिस. ये माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग होती है. जी मैम. तो इसमें हम ऐसा नहीं स्टैंड रखते होते, इसमें हम एक तरीके से जो भी वट एवर इज अराइजिंग इन द मोमेंट, ये जो इमोशंस फील हो भी रहे हैं, जी मैम. इसको एक इंटेंसिटी की बात ये अपने आप ही नीचे हो जाते हैं. जैसे छींक आती है तो छींक भी ऐसे एक बार ऊपर जाता है और फिर नीचे निकलता ही निकलता है. यस मैम. ऐसे छींक करके आप कर देते हो ना उसको, एकदम ऊपर अटक तो नहीं जाते होते हो. या कोई हंसी आ रही है, हमको खुशी हो रही है मान लीजिए, तो हम परमानेंटली खुशी खुशी तो नहीं करते रहते, वो नीचे भी आता है ग्राफ उसका. तो ये जितनी भी हमारी जो हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है वो इसी चीज के बारे में पढ़ाई जाती है, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स. तो इस चीज के अंदर ट्रेनिंग होती है, जो वो माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत हेल्प करती है. जी मैम. तो उसमें अपने खुद के इमोशंस को रेगुलेट करने की ट्रेनिंग सबसे पहले तो दैट इज इम्पोर्टेंट. कि अभी मैं किसी पेशेंट की बात सुन रही हूँ और उसने मुझे बताया कि भाई अचानक से मेरे घर में कोई इस तरह से गुजर गया. यस मैम. और मैं सोचती हूँ कि अरे कहीं मेरे घर में ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए. अब ये चीज से मुझे एंजाइटी हो गई, और वो एंजाइटी इतनी जबरदस्त हो गई है कि मैं उस पेशेंट के आगे बिल्कुल कांपने लग जाती हूँ या कुछ भी करने लग जाती हूँ. तो हाउ विल आई हेल्प देम? मतलब तब तो मेरी खुद की मेंटल हेल्थ ही खराब है उतनी कि मेरे को हेल्प की जरूरत है. जी हाँ जरूर. तो ये सब चीजें जो इमोशंस होते हैं, इससे रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल नहीं करना, ये एंजाइटी आती है, लेकिन इससे कैसे डील करना है, कैसे कोप करना है. तो आप सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो? कुछ तो ऐसा है जो आप कर सकते हो. जी. दैट शुड बी डन. बजाय कि सब लोग ही हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएं और रोने लग जाएं कि वो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, देन तो सिचुएशन का बदलेगी नहीं ना. तो पहला अप्रोच यही होता है कि जितना हो सके यू अटेम्प्ट to use all these knowledge to handle your own emotions, to regulate your own emotions, to achieve a kind of balance. इसमें बैलेंस में ये नहीं है मतलब कि मैं हर समय खुशी रहती हूँ या मैं परफेक्ट मेंटल हेल्थ में रहती हूँ कि हर समय मतलब आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आई डू गेट एंग्री, आई डू गेट इमोशनल अबाउट सर्टेन थिंग्स, आई डू गेट अफेक्टेड, बट द थिंग इज कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको मैं रेगुलेट कर पाती हूँ. ओके मैम. विद प्रैक्टिस, विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. उसमें भी काफी बार फेल होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही क्लिक करता है. बट द थिंग इज कि ओवरऑल आई एम एबल टू डील विद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ माय जॉब. So whatever we learn, we first apply it to our own self, and then we use
that knowledge, that experience to help others. Yes ma'am. Right? Yes ma'am. मैम और ये उल्टा भी तो होता होगा, आप जैसे आप कुछ और फील कर रहे हो बट लाइक यू आर नॉट वेल समडे एंड यू हैव टू गो एंड आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपकी आवाज बहुत कट रही है. अच्छा जी मैम. मैम अब आ रही है आपको आवाज? हेलो, अभी दोबारा बोलो. यू कीप स्पीकिंग, थोड़ा मुझे कुछ ना कुछ सुनाई देगा. जी मैम, आपको अब आवाज आ रही है मैम? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है. हाँ मैम, तो मैं ये कह रही थी कि ये ऑपोजिट वे में भी तो हो सकता है कि आप कुछ और फील कर रहे हो बट देन यू हैव टू गो एंड हैंडल अ पेशेंट जो 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 खुद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है या ही इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी. सो मैम हाउ डू देन यू कीप योर ओन इमोशंस सेपरेट? अच्छा, मैं कुछ और फील कर रही हूँ. सपोजिंग मैं मेरे को सपोजिंग लॉटरी लग गई है मेरी. जी मैम. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ये कह रहे हो आप? मैं ऑपोजिट फील कर रही हूँ. Both ways. You are feeling very happy and you are going to deal with a person who is very very anxious. Or secondly, you are feeling anxious, extremely sad about something. But then again, you have to go to your job and you have to handle the person. You have to counsel a person who is no, that way is सबसे पहले तो each day when we wake up in the morning, we are able to feel things. We suddenly get conscious and we are able to feel and we are able to think. Right? We are able to assess how we are feeling. Yes, ma'am. The first thing we get is this awareness of feelings, what we are feeling and what we are thinking. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. So, supposing I'm in this state that I'm overwhelmed with certain sadness and I'm not in the condition, supposing some tragedy has happened, supposing like at the time of my grandmother's death, I was like very attached to her, of course. So, of course, that was the time when I had to be feeling all these things, when I had to feel a lot of sadness and I was missing her terribly. So in those days, of course, as I said earlier, so that needs that one takes this kind of break so as to be able to be calm enough to help the other person then. Okay, ma'am. So those breaks are very essential. Yes, ma'am. So I took my time. Of course, it was not like months, but some days. Yes, ma'am. I took those days off, and then when I was in this condition that I was able to feel calm and feel composed, that's when I went back to my workplace. So these are the benefits of doing this private practice, because when you are employed in big organizations where there is a lot of public inflow and it's like some kind of mandatory requirement that you have to be there or whatever, yes, ma'am. That gives you a lot of pain actually. Yes, ma'am. Because you yourself may be dealing with some things. So you have to assess, you have to be honest with yourself, how am I feeling? Yes, ma'am. Do I need that kind of emotional healing? Do I need to take care of my own emotions first? Mm-hmm. Am I in this condition where I can just go and listen to people talk about their own disturbing experiences? Or am I not in that condition for some time that I need to take a break of maybe 1-2 days or maybe a week even? Yes, ma'am. So one needs to be honest with themselves. They need to assess how they are truly feeling, and if there is anything that could be causing interference in their professional ability to help others, then it is not advisable that one still goes and causes harm to themselves also, and of course to the patient also, because then they will not be able to offer their knowledge as much as they want to. जी मैम. जी, तो आपको खुद असेस करना पड़ता है. अब आपको खुद को, मान लीजिए किसी को लूज मोशन लग गए हैं और वो जा करके वहां पर कहीं पर जा रहा है और उसको मैरिज वाली जगह पे जाना है, वहां पे लोग कह रहे हैं कि बुरा भी मान जाएंगे कि आपने नहीं खाया, तो उसको अपनी पहले तबीयत देखनी पड़ेगी ना. जी मैम, सही बात है. तो नॉर्मल होना पड़ेगा. अब बेशक दूसरों को थोड़ा बुरा लगेगा कि ये आए नहीं और खाया नहीं, बट यू हैव टू असेस. मतलब आपको वे करके देखना पड़ेगा कि भाई जाने से क्या नुकसान हो रहा है. जी मैम. So that is essential. So this balance needs to be restored. आपको बनाना पड़ता है ये. जी मैम. और आप एक
खुद अच्छी कंडीशन में अगर आप हैं तो ही आप ये प्रोफेशन को कर सकते हैं। अगर आप बार बार अफेक्टेड हो रहे हैं, देन इट्स टाइम कि आप खुद असेसमेंट करें या करवाएं अपनी, एंड किसी अपनी कलीग की या अपने बॉस की हेल्प लें जी मैम। टू बी एबल टू गेट सर्टेन मेंटल क्लैरिटी। तो हमारी फील्ड में ऐसा होता है, जो साइकोथेरेपिस्ट होता है काफी बार उनको खुद को अपनी साइको एनालिसिस करानी पड़ती है, और यू नो जी मैम। सर्टेन डिलेमास अराइज। काफी बार एथिकल कुछ डिलेमास भी होते हैं। सपोजिंग किसी पेशेंट ने मुझे बताया कि टू हैव नॉट टोल्ड एनीबडी, लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था कि मैंने किसी को मर्डर करने की कोशिश की थी। अब व्हेन दे आर रिवीलिंग, they are telling you something, जी मैम। and that aspect has some legal consequences also, यस right? सपोजिंग कोई इंसान आता है, वो मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किसी ने मेरे को कुछ हार्म करने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश की। यस मैम। और उसी केस में कोई दूसरा बंदा आता है कि वो मैं ही था। यस मैम। और मुझे तो ये चीजों को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे वे भी करना है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यस मैम। कितनी रिवील करनी चाहिए। तो दीज आर थिंग्स। इसकी बहुत बड़ी एक एथिक्स की किताब होती है हमारी। ओके मैम। प्रेम्बल होता है, हाँ, एथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस। तो ऑल दीज पॉइंट्स हैव बीन लाइक स्टडीड वाइडली। क्या करना चाहिए, मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक बाइबल है जिससे जिससे आप रेफरेंस ले सकते हो। ओके मैम। हाँ, सपोजिंग समबडी इज टेलिंग मी कि आप मेरे पेरेंट्स को मत बताना, बट मुझे एक लड़की के साथ भागना है। सपोजिंग मुझे एक लड़की के साथ भागना है, and I've made my mind, ma'am, and I trust you, you won't tell me, जो भी चीजें हैं। तो ऐसे में हमें डील करना पड़ता है। These are dilemmas, काफी बार ऐसा होता है, but with lots of I think experience, काफी सारी चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, बुक से ही नहीं सीखते हो खाली। जी मैम। So these are the kind of situations जो अराइज होती रहती हैं। Anyway, और बताइए, और पूछिए। जी मैम, और मुझे ये पूछना था कि आप व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग मैम? आपको क्या लगता है आपके काम में मेजर हिंड्रेंसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैम आपने मुझे लोगों ये के साथ जी मैम, आपने मुझे बताया कि जिससे आप मतलब यू नीड टू सेट अ बाउंड्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो मैम ये मुझे समझ आया कि दिस कैन बी अ मेजर रोड ब्लॉक अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो। जी जी जी। बाउंड्री सेटिंग, अपने टाइम के लिए भी बाउंड्री सेटिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के लिए भी बाउंड्री सेटिंग, और सबसे पहले खुद की इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेट के प्रति एक ऑनेस्टी। मतलब आई एम फीलिंग सैड, सो यस आई एम फीलिंग सैड। इसका मतलब ये नहीं कि नो नो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, हाउ आई एम सपोज टू फील सैड। ऐसे तो बहुत लोग मुझ पे शक करेंगे, आई हैव टू बी ब्रेव, आई हैव टू बी हैप्पी। नो, I am a human being. I have certain emotions also. Sometimes those emotions can overwhelm me. That doesn't mean that I have somehow stopped being a psychologist. I am a human being. Yes, ma'am. But I have to use whatever knowledge I've gained to apply to my own case. And this is what I've been doing. And this has led to a lot of psychological growth in me. This is what my experience has been. रोड ब्लॉक्स यही आते होते हैं कि आपके ऊपर सपोजिंग एक डंडा है कि यू हैव टू अटेंड द ऑफिस फ्रॉम 9 to 6, लाइक ऐसी जगह पे काम करना इज वेरी वेरी टैक्सिंग। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वर्किंग आवर्स की, आपके पास बाउंड्री होनी चाहिए, आपको अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, जो है उसके प्रति आपको एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सपोजिंग ऐसे कोई केसेस हैं जहां पर आपको डील करना नहीं आता, तो आप ऑनेस्टली उस चीज के लिए आप मानिए उस चीज को, और सिर्फ पब्लिकेशन के लिए कि भी, पब्लिसिटी के लिए कि भी हाँ आई डील विद दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, तो जिस चीज में एक्सपर्टाइज हो खाली उसी चीज के लिए हाँ करना। सपोजिंग मेरे पास IQ असेसमेंट के लिए लोग आते होते हैं, तो आई सेंड देम कि यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। नॉट दैट ये चीज हालांकि मैं कर सकती हूँ, बट इट्स समथिंग दैट should be done on from some kind of place जहाँ पर इसके लिए और better suited inventories हो। वो inventories काफी costly होती हैं। जी मैम। काफी tests होते हैं जो बहुत costly होते हैं, तो आप ऐसे किसी को अपने आप को धोखे में नहीं रख सकते कि आप वो सब काम करो कि मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप डील कर सकते हो वो ही डील करो, अदरवाइज
दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा। जी मैम। एंड इसके अलावा होता है कि आप अपने लिए टाइम निकालो। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड डू थिंग्स दैट मेक यू फील रिलैक्स्ड, दैट गिव हैप्पीनेस टू यू, so you need to take care of your own self also. यस मैम। so that आपको ये नहीं लगे कि मैं तो सबकी मदद करती हूँ और भाई मेरे लिए टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं। so all that broad category तो यही है कि boundary setting and self awareness and then kind of honesty with yourself, with the capabilities that you have. You should not like write in your resume जो चीज आप नहीं कर सकते आप जबरदस्ती नहीं करो उस चीज के लिए। यस मैम। and